अभी आपने कहा और अभी एक खबर भी आई कि 80% फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और अफगानिस्तान में इतनी तबाही दहाइयों में नहीं आई जितनी ये चंद महीनों में। मेरा सवाल ये है कि खबर और आई थी कि इस वक्त तकरीबन 211 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, 1.47 बिलियन बैरल ऑयल है, ब्रिटिश पेट्रोलियम निकाल रही है, 11 और कंपनीज हैं, वैट ले रहा है, टैक्स ले रहा है उससे, और ये तहस नहस करके ये इट माइट साउंड लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन जब हम यूरोप और के अवाम देखते हैं और उनकी जो गवर्नमेंट्स देखते हैं जो बहरहाल बिग बिजनेस की मुलाजम ही लगते हैं अब तो हम, बिकॉज दे फंड देयर इलेक्शंस एंड दे कंट्रोल द पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ मच क्रेडिबिलिटी डू यू लेंड टू दिस थियरी सर? देखिए, सबसे बड़ी तो बात है, इससे तो बड़ी और ख़तरा ये है कि जो मगरिब की हुकूमतें हैं, यूरोप में तो खैर रियलाइजेशन भी आई है, और जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, बड़े सख्त उन्होंने बयानात दिए हैं जिस पे इसराइल भिन्ना गया है और बड़ा सख्त एतराज़ किया है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने। जहाँ तक प्रेसिडेंट मैक्रोन ऑफ फ्रांस हैं, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर, ये ठीक है वो वहाँ गए थे शुरू में अपनी हमदर्दी दिखाने जब हमास का हमला हुआ इसराइल पे, लेकिन उनके जो बात के बयानात हैं उन्होंने कहा कि किसी सूरत में हम इसको अप्रूव नहीं करते। और तो और जो कि सबसे बड़ा सपोर्टर है उनके, वो यूनाइटेड स्टेट्स, उनके भी प्रेसिडेंट बाइडन ने कल कहा है, और उन्होंने जो अपनी वो तरतीब थी उसमें हालांकि क्लियर था कि वो इजराइल के हॉस्टेजेस के बारे में बहुत दिखा रहे थे, पर्टिकुलरली अमेरिकन पब्लिक को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स से मैटर करता है। बदनसीबी से रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने ये किया वो किया उस 4 साल की बच्ची को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब वो अपनी तरतीबवार बात करने आए तो उन्होंने फ़लस्तीनी, ये जो गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसको उन्होंने जुल्म का लफ्ज़ नहीं दिया, उन्होंने कहा जो वहाँ के लोगों से हो रहा है उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब प्रेशर जो पड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सीज़फायर जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडन एक और वजह से भी कोशिश करेंगे। इतना क्लोज इलेक्शन है अमेरिका में इस वक्त, ट्रंप का और बाइडन का, कि अगर अरब और मुसलमान अमेरिकन जो हैं, जिनकी मेरा ख्याल है यहूदी ठीक है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, वो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं और फाइनेंस में भी उनका लीडिंग रोल है, लेकिन वोटों के हिसाब से जो की स्टेट्स हैं, अगर ये ट्रंप को तो वोट नहीं देंगे अरब और मुसलमान, लेकिन अगर उन्होंने घर बैठने का फैसला किया तो हो सकता है प्रेसिडेंट बाइडन भी फारिग हो जाएं, क्योंकि इतना बड़ा उनका वोट ज़रूर है इन की स्टेट्स जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें वो इलेक्शन अगर हार गए तो फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए उन पर भी बड़ा दबाव है, उन पर दो तरफ का दबाव है। एक तो ये है कि सारी दुनिया में अमेरिका की खिफ़त हुई है और अमेरिका में मुख्तलिफ ओहदेदार जो कि उनको अंडर द लॉ अलाउ किया गया था, अब वो अपने डिसएग्रीमेंट्स कर रहे हो। शायद 500 के करीब सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को ख़त लिखे हैं जिसमें कहा हम आपकी पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। तो इन सब चीज़ों का शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, क्योंकि जो इसराइल के हामी इतने ज़्यादा हैं अमेरिकन पार्टीज़ में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहाँ के जूश सेनेटर ने लिया है, जो फ्रॉम ये जो हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा है कि हम जो इनकी मदद देंगे हमें किसी सूरत में इनको बगैर कंडीशंस के मदद नहीं देनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि इजराइल को हमें बता देना चाहिए कि हम इस किस्म की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह कई और जूश, मसलन टॉमस फ्रीडमैन है, टॉप वहाँ के जर्नलिस्ट हैं और यहूदी हैं, कई यहूदी वहाँ भी निकले हैं। तो ये भी खतरे की घंटी है इजराइल के लिए कि अगर अमेरिका में यहूदी डिवाइड होने शुरू हो गए, क्योंकि वो टोटली यहूदियों पे रिलाय करता है जो अमेरिकन जूइश लॉबी है, तो ये इजराइल के लिए ख़तरे की घंटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या इसका असर इतना होगा कि जंग बंद हो जाए,
ये मैं नहीं जवाब दे सकता। उसकी वजह ये, कल आपने देखा अब नेतन्याहू जो थे वजीर आजम उनके, वो फौजी वर्दी पहन के बाहर निकले हुए थे, क्या बता रहे थे कि मैं जी वॉर लीडर हूँ। हालांकि अगर इजरायली पब्लिक का पहले जोर होता तो उनको जेल भेज देती। इन पे कई केसेस चल रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं ये जो जंग इस वक्त हो रही है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि चांसेस हैं कि ये पॉज शायद बढ़ जाए। लेकिन अगला सवाल आएगा, पॉज अगर बढ़ गया तो उसमें क्या फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा? अगर इन्होंने 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद फिर हमले शुरू कर देने हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमास भी अक्लमंदी से जो छोड़ रहा है इनके हॉस्टेजेस, पहले तो गैर मुल्कियों को आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि गैर मुल्कियों से वो चाहते हैं कि उनके बारे में जो कहा गया था वहशी हैं, फलाना है, टेररिस्ट हैं, तो बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने ये हैंडल किया है। आई मस्ट से कि उन्होंने छोड़े हैं उनको छोड़ दिया जो पहले वर्कर्स गए थे थाईलैंड के, बहुत जैसे पाकिस्तान के वर्कर्स बरतानिया जाते हैं, बहुत से वर्कर्स थाईलैंड से काम करने वहाँ आते हैं, वो पकड़े गए थे, वो छोड़ दिए। एक रूसी को छोड़ दिया, अमेरिकन को छोड़ दिया है। तो एक किस्म की उनकी डिप्लोमेटिक कैंपेन है ये जो। कसूरी साहब, आपने बड़ा डिटेल से और बड़ा एक एक चीज़ पे गौर किया। अब ये बताएं कि कहा जा रहा है कि अरब ममालिक पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। क्या इनसे पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चल सकता है? ये इतने हैं इस बिजली और गैस की कीमत में, इस महंगाई के दौर में, क्या आवाम के लिए समझते हैं हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? तो पहले तो आपका जो सवाल है कि वो आ रहे हैं या नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि क्राउन प्रिंस आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कहा था और इतनी पुरजोश तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं पाकिस्तान में। पर इन्वेस्टमेंट ख्वाहिश से तो नहीं होती अगर हमने को प्लान ही नहीं बनाना आगे से। अब जो ये SIFC बनी है, मेरा ख्याल है ये उस कमी को ये तो ऐसा देखे ना, कई सालों से UAE और सऊदी अरब ने इशारे दिए हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टर या इन्वेस्ट नहीं करेगा बाहर से करेगा, तो अगर आप कोई ऐसी एश्योरेंस दें जैसे कि SIFC में कह रहे हैं, कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये SIFC बनाया गया है। अगर वो पैसा आ गया तो पहली बात तो ये है कि फौरी तौर पर तो महंगाई नहीं कम होगी, लेकिन महंगाई डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा और पाकिस्तानियों में एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो उस पर जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है एम्प्लॉयमेंट जब बढ़े। नंबर 2, 6-8 महीने में बिल्कुल वो भी कम हो सकती है, लेकिन वो फौरी नहीं हो जाएगी। असल में करने वाली बात यह है कि मुझे कोई हैरानी नहीं, मैं तो कतर का भी नाम लेता हूं, चीन भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अगर माहौल ऐसा हो, या माहौल ऐसा नहीं रहा अभी तक, क्योंकि या तो हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, या ब्यूरोक्रेट्स को इतना डिमोरलाइज कर दिया गया है, नैब केसेस फलाना ये वो, कि यहाँ वो फाइल पे दस्तखत कोई नहीं करता। अगर ये कैपेसिटी बिल्डिंग इस जरिए करनी है कि या कैपेसिटी बिल्डिंग इस जरिए से तो नहीं हो सकती SIFC, लेकिन SIFC से ये ज़रूर हो सकता है कि जो धक्के खाते थे इन्वेस्टर आके, अब ये फलानी म्यूनसिपैलिटी, फलाना कारखाना, फलाना महकमा, फलाना सूबा, उससे उनकी अगर जान छुट जाए तो फ़र्क पड़ेगा और वो कई महकमों में पड़े, कई एरिया ऐसे शोबे में पड़ेगा। एग्रीकल्चर में पड़ सकता है, मादनियात में पड़ सकता है, ऑयल रिफाइनरीज में पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आए तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप समझते हैं कि रातों रात महंगाई गायब हो जाएगी? नहीं, इमीडिएटली नहीं गायब होगी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेंगी और जब मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे।